पहली बार उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनेगा। कहने वाले कह सकते हैं कि जाकिर हुसैन भी तो उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन तारीख में तो यह दर्ज है कि जाकिर हुसैन का परिवार हैदराबाद का था और वहीं पर उनकी पैदाइश हुई और उनके पिता की गमी के बाद परिवार फर्रुखाबाद की कायमगंज तहसील में आकर बस गया। तकनीकी दृष्टि का मामला है, कैसे भी मान लें। अब इस चुनावी बात का मेरे और आपके बीच के संवाद का दूसरा हिस्सा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, संघ ने, भाजपा ने रामनाथ कोविंद को क्यों चुना? 5 वजह हैं। पहली वजह, नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि यदि इस देश में उनको सफल राजनीति करनी है, चुनाव में लगातार जीत हासिल करनी है, तो वो किन्हीं निश्चित वोट बैंकों के सहारे नहीं रह सकते। उन्हें लगातार कुछ नया जोड़ना होगा। इस जोड़ने की शुरुआत 2014 के लोकसभा चुनाव में हुई, जब कई चुनावी पंडितों ने माथा खुजलाते हुए ये माना कि उत्तर प्रदेश और बिहार में दलितों ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दलितों को लुभाने के लिए कई कदम उठाए। प्रतीकात्मक कदम रहे, चाहे वो अंबेडकर के मेमोरियल को लेकर महाराष्ट्र सरकार के प्रयास हो, उनके लंदन के मकान को लेकर, या भीम ऐप को लॉन्च करना हो, या ठोस कदम हो जैसे दलित एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्कीम लाना। ये एक कदम था। नरेंद्र मोदी लगातार दलितों की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे और ऐसे में उन्हें अपने वोट बैंक को एक सॉलिड मैसेज देने के लिए, एक ऐसे वक्त में जब लगातार दलितों की राजनीति में एक नया एग्रेसिव मुहावरा आ रहा है और नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, उन्हें एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी, एक ऐसे सियासी तर्क की जरूरत थी जिसके सहारे वो न सिर्फ विरोधियों को खामोश कर सकें, बल्कि अपने इस नए बने वोट बैंक को एक सॉलिड मैसेज दे सकें। रामनाथ कोविंद को चुनने की इसी में एक क्षेपक वजह भी है। जब एनडीए एक दलित कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारेगी तो उसका विरोध कौन करेगा? जो विरोध करेगा वो दलित विरोधी तो नहीं कहलाएगा। और इसीलिए आप देखिए कि जैसे ही 19 जून को रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान हुआ, कांग्रेस की तरफ से मीडिया में जो पहला नाम अटकलबाजी के तौर पर फीड किया गया, वो नाम है मीरा कुमार का। इस देश के सत्ताधारी वर्ग के सबसे बड़े दलित नेता रहे बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार, जो खुद सिविल सर्विसेज से आई, उसके बाद सासाराम से कई बार सांसद रही, स्पीकर रही और उसके पहले मंत्री रही। विपक्ष कितना कम तैयार था इस मूव के लिए से यूं समझ लें कि येचुरी और दूसरे नेता, जिनकी इस इलेक्टोरल कॉलेज में जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है बहुत ज्यादा भूमिका नहीं है, ये कह रहे हैं कि विपक्ष उम्मीदवार उतारने की सोचेगा। उनके पास कोई नाम नहीं है, जबकि मीटिंग दर मीटिंग हो रही है, भोज दर भोज हो रहे हैं। मायावती ने बयान दे दिया है कि एनडीए ने एक दलित उम्मीदवार को उतारा है और हमारे विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अगर विपक्ष की तरफ से कोई दलित उम्मीदवार आए तो हम विचार कर सकते हैं। मैसेज साफ है। कोई भी, खासतौर पर मुख्य धारा और मुख्य जमीन की राजनीति करने वाला दल रामनाथ कोविंद के मुकाबले आकर दलितों में यह मैसेज नहीं देना चाहता कि सत्ताधारी वर्ग ने, जिसको लगभग मेजॉरिटी हासिल है, एक दलित के बेटे को देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर पहुंचाने की कवायद की और हम पाले के उस तरफ खड़े नजर आए। दूसरी बड़ी वजह, रामनाथ कोविंद कोई नहीं जानता, गूगल करिए, ज्यादा नतीजे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रामनाथ कोविंद की ना तो अपना कोई बड़ा बेस है, ना ही कोई बड़ी सियासी महत्वाकांक्षा है। और मोदी सरकार एक ऐसा ही व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में चाहती है जो उनके हिसाब से चले। खुदा न खास्ता 2019 के चुनाव में कुछ कम बेसी बैठे तो संविधान का हवाला देकर उनके हक में फैसला करने की प्रत्याशा बनी रहे। आप कहेंगे ये कैसी नीति विरोधी बात है। मैं कहूंगा इस देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कैसे बाबू जगजीवन राम के दावे के बावजूद नीलम संजीव रेड्डी ने, उन्हीं की पार्टी के नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया। कैसे के.आर. नारायणन, कैसे वेंकट रमन राजीव गांधी से नाराज बने रहे कि आपने चंद्रशेखर की सरकार को चलने क्यों नहीं दिया, क्योंकि देश में इतने खराब हालत चल रहे थे। देश में कई बार ऐसा वक्त आया जब राष्ट्रपति का सो कॉल्ड प्रतीकात्मक पद महत्व का पद हो गया, क्योंकि उन्हें संविधान वेत्ताओं की सलाह से और अपने विवेक से फैसला लेना था। तीसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह मैसेज देना कि पुराने काडर की,
वफादार कार्यकर्ताओं की पार्टी में इज्जत है। 80 के दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रामनाथ कोविंद को 3 साल में पार्टी ने कहां से कहां पहुंचा दिया, ये दंत कथाओं का हिस्सा बन सकता है, नजीर के रूप में सुनाया जा सकता है। जिस आदमी को साल 2014 में लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया, उसको महज 1 साल के भीतर गवर्नर बना दिया गया और उसके भी 2 साल के भीतर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। चौथी बड़ी वजह, उत्तर भारत, देश के दलितों का बड़ा जमावड़ा, पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और उनको ये मैसेज देना कि दलितों की अगर वाकई कोई फिक्र करता है तो वो नेता नहीं जो उनके नाम की, अपनी जात की वजह से राजनीति करते हैं, बल्कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए रामनाथ कोविंद का नाम आगे बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश के हैं। एक तर्क दिया जा सकता है कि वो देश के पहले दलित राष्ट्रपति नहीं है, इससे पहले के.आर. नारायणन राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन के.आर. नारायणन दक्षिण भारत से थे। उत्तर भारत में मास के लेवल पर उनकी ना तो अपील थी, ना वैसी पहचान थी, और ये बात बीजेपी के कैंडिडेट के हक में जा सकती है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारक, न खाता न बही, जो मोदी और शाह जी कहें वही सही, और फिर वही सही हो जाता है संघ के लिए भी और पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए। और हो भी क्यों ना, अगर संगठन पर और संगठन द्वारा नामित विभिन्न पदों के दावेदारों पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी मजबूत पकड़ नहीं रखेंगे तो उनकी सियासत कैसे चलेगी। कोई भी मजबूत नेता, उसका सियासी कद ही इस बात से तय होता है कि उसकी कितनी फर्म ग्रिप है पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर। यदि देश अटल बिहारी वाजपेयी को, यदि देश इंदिरा गांधी को, यदि देश पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करता है तो इन्हीं पकड़ों की वजह से याद करता है। नेहरू की आलोचना भी इसीलिए होती है कि नेहरू ने एक एक करके कांग्रेस पार्टी से अपने सारे कद्दावर विरोधियों को किनारे कर दिया। इंदिरा गांधी पर तो ये इल्जाम बाकायदा अधिनायकवाद, व्यक्तिवाद और क्या क्या कहकर लगाया जाता है। सफल राजनीति का ये एक मुहावरा बन चुका है। और अब एक ऐलान, thelalantop.com आपके लिए लेकर आ रहा है बिल्कुल नई पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज, जिसका नाम होगा महामहिम। देश का अगला राष्ट्रपति जब तक शपथ नहीं लेता है, कुछ ही दिनों के भीतर हम आपको रोजाना देश के राष्ट्रपति रहे शख्सियतों के, नेताओं के ऐसे अभिनव और रोचक किस्से सुनाएंगे कि आपको नए सिरे से सियासत में दिलचस्पी पैदा हो जाए। हम आपको बताएंगे उस नेता के बारे में जिसके नाम का जब दिल्ली में राष्ट्रपति के लिए ऐलान हुआ तो उनकी पत्नी गांव में गाय का गोबर ढो रही थी, और राष्ट्रपति बनने के बावजूद, उनके पति राष्ट्रपति बन गए, वो राष्ट्रपति भवन में नहीं आई, गांव में बनी रही। हम आपको बताएंगे ऐसे राष्ट्रपति के बारे में जिसका बैंक खाता उनकी मौत के दशकों बाद भी बैंक द्वारा चलाया जाता है, और हर छमाही उसमें ब्याज की बेहद मामूली ही सही रकम दाखिल की जाती है। हम आपको बताएंगे ऐसे राष्ट्रपति के बारे में जिसकी सियासी दिलचस्पियां कुछ और थीं, जिसको प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया था, लेकिन उसने अपनी सेहत का हवाला देकर अपने लिए राष्ट्रपति की कुर्सी बचाकर रखी। हम आपको ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में बताएंगे जिनका नाम तारीख में अब धुंधला पड़ चुका है, लेकिन जिनके हिस्से राष्ट्रपति न बनने के बावजूद बेहद सफल किस्से दर्ज हैं। सियासत की, समाज की, समय की ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों और विश्लेषण के लिए बने रहिए लगातार हमारे साथ। हम हैं युवाओं की नई जबान वाली वेबसाइट thelalantop.com। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे शुभी। शुक्रिया।